सम्मानित मंच और दोस्तों, आप सब जीएसएस के 25 वर्ष सिल्वर जुबली मना रहे हैं। आप सबको बधाई, बहुत बहुत बधाई। मैं समझता हूँ जितना मैंने पढ़ा है गुरु घासीदास को, इतिहासकारों ने ईमानदारी से लिखा नहीं उनके बारे में, प्रोफेशनल हिस्टोरियंस ने नहीं लिखा। और मैं समझता हूँ कि कार्ल मार्क्स के होने से पहले छत्तीसगढ़ में कार्ल मार्क्स हो चुके थे, है ना। ये मुझे दिखता है गुरु घासीदास के फिलॉसफी में। बहरहाल मुझे संविधान पे बोलना है, और सीधा सीधा बोले तो इस संविधान को नेपाल से खतरा थोड़ी है, बांग्लादेश से थोड़ी है। संविधान को खतरा आरएसएस से है। एक लाइन में कोई छुपा छुपू के बात करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब 25 नवंबर को संविधान सौंपा गया, तो उसके महज 4 दिन बाद आरएसएस का एक एडिटोरियल आता है ऑर्गेनाइजर में, और एडिटोरियल में सीधा सीधा कहा गया कि मनुस्मृति हमारा संविधान है, इस संविधान में भारतीयता कुछ भी नहीं। तो और 12 दिसंबर 1949 12 दिसंबर को रामलीला ग्राउंड में रैली हुई, और अंबेडकर और नेहरू दोनों के पुतले फूके गए, दोनों के पुतले फूके गए। अंबेडकर नेहरू में अपने सैद्धांतिक मतभेद थे, लेकिन दोनों एक मॉडर्न इंडिया बनाना चाहते थे। वो मनुस्मृति वाला देश नहीं बनाना चाहते थे। तो बहरहाल आज एक किताब एक है, मैंने ही छापा है, इसमें अंबेडकर के धर्मांतरण के ऊपर है। और इंट्रोडक्शन में ही मैंने एक बात लिखी है, पहला ही लाइन, कि भारत में सदियों से धर्मांतरण होता रहा है। पहला धर्मांतरण गौतम बुद्ध का ही था, पहला धर्मांतरण बुद्ध का ही था। और 20वीं सदी में ये एक बड़ा मुद्दा बनता है जब डॉक्टर अंबेडकर ने यौला में 1935 में ये घोषणा की कि मैं हिंदू पैदा हुआ जरूर हूं, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। तो आजकल धर्मांतरण को लेकर बहुत कड़े नियम बनाए जा रहे हैं। अगर कोई सिख, मुसलमान, ईसाई हिंदू धर्म में आ जाए वापस, तो कहते हैं घर वापसी हो रही है। और कोई इधर से उधर चला जाए तो उस पर डंडे पड़ते हैं। तो लेकिन एक आइडिया है मेरे पास, जितने ट्राइबल और दलित लोग हैं, बैकवर्ड लोग, सबके क्या बोलते हैं, देवकुल, सबके इष्ट देव इन लोगों ने कब्जा किया हुआ। घर वापसी कराइए अपने अपने देवताओं को, अपने अपने देवताओं को। छत्तीसगढ़ में हूं इसलिए मैं कह रहा हूं। और पिछली बार 4 साल पहले आया था तो जाते जाते FIR हुआ, वो गिरफ्तार भी हो गया। तो अपने अपने देव को, बाबा साहब भी कि कुल देवी थी भवानी, तो 27-28 तक वो 27-28 तक वो अपने लेटर पैड पे जय भवानी लिखते थे। 27-28 तक। तो आपके भी कोई कुल देवता होगा जिसको किसी ने कब्जा करके बैठा हुआ, जाकर देखिए बौद्ध विहार और तमाम सब कोई किसने कब्जा किया हुआ। पूरा छत्तीसगढ़ बौद्ध था। सिरपुर में हम लोग कई बार गए हैं, जो एक्सकवेशन हुआ है वहां पर, वो पूरा बुद्धिस्ट साइट है, और हर जगह टेंपल बना दिया है। रामेश्वरम धाम, जिसको शैतान बोल के चपत लगवाते हैं, वो और नहीं बुद्ध हैं। तो ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए बुद्धिस्ट भी हिंदू हो गए, जब राइट देना होता हिंदू नहीं। तो एक काम आप लोग शुरू कर दीजिए, घर वापसी का काम, इसी से बहुत कमर इनकी टूट जाएगी, है ना। घर वापसी कराइए अपने अपने देवताओं को। तो आइए आरएसएस पर आते हैं।
औरंगजेब से इनको बहुत नफरत है। औरंगजेब के मनसबदार जो थे उसमें 33% से 19% तक हिंदू थे। उनका राजा दे दीजिए, उनका जो पूरा फाइनेंस मिनिस्टर था वो हिंदू था, ये नहीं बताएंगे। सारे राज में सब फायदा लिया। मुसलमान राज में भी उनके दरबारी कवि कौन थे, दरबारी पता कर लीजिए। क्रिश्चियन पीरियड में सबसे ज्यादा अंग्रेजी स्कूल का, अंग्रेजी एजुकेशन का फायदा किसने लिया, ये भी देख लीजिए आप। और आप लोग ज्यादा पढ़ाए हैं अपने अंग्रेजी वाले स्कूल में, है ना, उसी का कीमत अब चुका रहा है ना। ज्यादा हॉस्पिटल में और स्कूल में ज्यादा पढ़ाए थे। तो आरएसएस नहीं मानता। आखिर ये 100 साल में ऑलमोस्ट, देखिए, संविधान खत्म होने की घोषणा नहीं हुई, घोषणा नहीं होगी संविधान खत्म करने। इस 100 साल में कैसे यहां तक हिंदू राष्ट्र की दहलीज पे है। हिंदू राष्ट्र क्या है? संविधान रखा रहेगा, उसके प्रावधानों को, प्रोविजंस को आप डिलीट कर दीजिए। जब जब इलेक्शन होगा तब तक मुस्लिमों से खतरा हो जाता है। अरे सारे देश के प्रधानमंत्री से लेके सारे मिनिस्टर, सारे टॉप पोजीशंस, डिफेंस, सब कुछ तो सब हिंदू ही बैठा हुआ है, तो किससे डर लगता है? इतना कायर तो नहीं होना चाहिए। तो आरएसएस इस यात्रा तक कैसे आया? देखिए, आरएसएस का कोई मेंबरशिप नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि बुद्धिस्ट बनने के लिए कोई रिचुअल नहीं, तो एक आदमी बुद्धिस्ट भी बन जाता है और तुरंत फिर हिंदू भी बन जाता है। तो इसका कोई मेंबरशिप नहीं है, इसलिए कहां पे स्लीपर सेल की तरह काम करता है। कांग्रेस पार्टी से मैं सार्वजनिक रूप से ये बात कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, तब भी मैंने कहा ये बात कि एक गलती आपसे हुई है जिसका नुकसान पूरा देश भुगत रहा है। जब आप पावर में थे तो आपने आइडेंटिफाई नहीं किया। आपके बघेल साहब मुख्यमंत्री थे, हमने इतना बड़ा प्रोग्राम किया दिल्ली में, 5 साल हम लोग याद नहीं आए। अभी पटना में मिले थे इलेक्शन में, मैंने कहा कि जो आपके आसपास आरएसएस के लोग सब घिरे हुए थे आपको, तो ये कहां फिट हो जाएगा आपको पता है। डर के मारे मेंबरशिप नहीं बनाता है, लेकिन अब आइडेंटिफाई हो गया है कौन कौन है। तो गलती ये हुई ना कि जब आपको पता ही था कि ये गड़बड़ है। बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आरएसएस और हिंदू महासभा से हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा, स्पष्ट रूप से लिखा है। फिर दलित लोग वहां क्या कर रहा है? बाबा साहब का नाम लेकर सीधा उलट काम कर रहा है। बाबा साहब का नाम लिया जा रहा है, अठावले मिनिस्टर है, मांझी जी मिनिस्टर है, उधर पासवान जी सब बाबा साहब ने ही ये कहा था, लिखा था कि देश के लिए अभिशाप होगा। तब भी इसलिए मैंने कई बार कहा है, कई सार्वजनिक मंचों पे कहा है कि तथाकथित अंबेडकरवादियों और तथाकथित समाजवादियों के कंधे पे चढ़ के आ रहा है हिंदू राष्ट्र। मैं तो कई बार कहता हूं कि मेरा भाई भी खड़ा होगा बीजेपी में तो उसको हराने के लिए हम कैंपेन करेंगे। कन्विक्शन ये होना चाहिए कि आपके वैचारिक शत्रु कौन है यही पता नहीं है। कैसे हो? देखिए, भारत की मिट्टी जो है ना, मूलतः फंडामेंटली अनडेमोक्रेटिक है, फंडामेंटली अनडेमोक्रेटिक। उस किताब में देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि बुद्धिस्ट संघ था, उसमें डेमोक्रेसी था, है ना। पूरा बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स से पूरा भाषण है बाबा साहब का नेपाल में, उसमें डेमोक्रेसी था। बाबा साहब चाहे संविधान सभा में जितने लोग थे कोशिश कर रहे थे कि हम डेमोक्रेसी की ओर जाएं,
आरएसएस नहीं कोशिश कर रहा था। आरएसएस उस समय से हिंदू राष्ट्र बनाने का चक्कर। हिंदू राष्ट्र का मतलब नहीं है कि आप हिंदू हैं तो आपको राजपाट मिलेगा। मैं तो कई बार कह चुका हूं कि हम दलित समाज को एड्रेस नहीं करते हैं। हम चलिए ब्राह्मण समाज सबसे टॉप है ना, लीडर अगुआ है समाज का, उन्हीं को ज्यादा शौक चढ़ा हुआ था हिंदू राष्ट्र बनाने का ना। आप असेसमेंट करो, 50 से 26 जनवरी 1950 से 90 तक 40 वर्ष कितने पब्लिक सेक्टर यूनिट बने, कितने यूनिवर्सिटी, आईआईटीज, कॉलेजेस, शोध संस्थान, रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसरो, एम्स, आईआईटीज, आईआईएम्स, सैकड़ों यूनिवर्सिटीज, इग्नू, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सब में सबसे ज्यादा कौन पढ़ता था, कौन नौकरी लेता था, ये बताइए। सबसे ज्यादा पब्लिक सेक्टर का यूनिट जो मजा है, सबसे ज्यादा आनंद कहीं भी चले जाते हैं यूनिवर्सिटी में तो मिश्रा जी, पांडे जी, यही प्रोफेसर, वाइस चांसलर, सब किसी भी सेक्रेटेरिएट में घुसे सब वही मिलते हैं आपको। तो इंडियन रिपब्लिक और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे ज्यादा लाभ आप ही ने लिया। हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में सबसे ज्यादा नुकसान भी आप ही का है। जरा सोच के देखिए। अब मुझे बिहार से ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने मुझे बुलाया कि आप हमें एड्रेस कीजिए। पब्लिक सेक्टर यूनिट, फ्री एजुकेशन, ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन, नौकरी, जॉब, पेंशन, तो एक सेकुलर मॉडर्न ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर ने इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए। पंडित नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी आए, द राइटिस्ट, कम्युनल एंड प्रो कैपिटलिस्ट, उन्होंने तीनों छीन लिया, तीनों छीन लिया। तो मैंने कहा कि आइए पंडित जी, आपका भी स्वागत है हिंदू राष्ट्र में। सुलभ इंटरनेशनल में आपको भी काम करना पड़ता है, मजदूरी आपको भी करना पड़ रहा है। अडानी के यहां जाएंगे तो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से थोड़ी सैलरी मिलेगी। पब्लिक सेक्टर में 4 लाख ले रहे थे, वहां 50,000 देगा। 3 इंपॉर्टेंट मार्कर मैं मानता हूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन डेमोक्रेसी, कितना वोटिंग राइट के लिए 3, इसलिए मैंने कहा कि इसी से मॉडर्न इंडिया बना। पाकिस्तान बम गोली बना रहा था, नेहरू जी आईआईटी खोल रहे थे। मैंने तो एक बार कहा भी कि इंदिरा गांधी को कुछ दिन और इमरजेंसी लगा कर रखना चाहिए था। ये पूरा इंडियन स्टेट के अगेंस्ट पहला coup था वो। भाई बैंक का नेशनलाइजेशन, बैंक का नेशनलाइजेशन, प्रीवी पर्स खत्म करना, लैंड सीलिंग, ये सब लगा ना। तो बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ तो उसका फायदा सिर्फ मुझे थोड़ी हुआ, पंडित जी ज्यादा नौकरी कर रहे थे उसमें, एससी एसटी थोड़ा रिजर्वेशन से चला गया, वही बैकलॉग ही रहता है हर समय। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट का निर्माण मैं समझता हूं कि एक लैंडमार्क था भारत के इतिहास में। उसी से पूरा मिडिल क्लास बना है, उसी से बना है पूरा, और उसको ये लोग खत्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इन्हीं सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़कर रतनलाल जैसे लोग आ रहे हैं जो इनको सवाल खड़े कर रहे हैं, इसलिए पब्लिक सेक्टर ही खत्म कर। उसी यूनिट से आ रहे हैं ना लोग, सरकारी स्कूल से पढ़ के निकले हुए लोग। तो इसीलिए आरएसएस के निशाने पे ये है इंस्टीट्यूशंस। भाई कांग्रेस की सरकार थी तब भी हम लोग विरोध करते थे, हमारा काम है, टीचर का काम है क्रिटिक करना। लेकिन इतना उस समय विंडिक्टिव नहीं होता था कि एफआईआर हो जाएगा, जेल हो जाएगा, ये रुक जाएगा, वो रुक जाएगा, नथिंग डूइंग। रूटीन काम रूटीन तरीके से होगा। लेकिन इनका तो पूरा मोडस ऑपरेंडी है, जो पूरी शैली है, वो एग्री विथ अस और गो टू हेल।
ये डेमोक्रेसी में इनकी विश्वास ही नहीं है। छब्बीस नवंबर के भाषण में बाबा साहब ने कहा था कि जातियां घातक होती हैं, जातियां घातक हैं, जातियां राष्ट्र विरोधी होती हैं, जातियां राष्ट्र विरोधी होती हैं। तो खत्म करने की जिम्मेदारी किनकी थी? नहीं, बाबा साहब ने उसी भाषण में कहा कि ये मिट्टी मूलतः अलोकतांत्रिक है, तानाशाही का पनपने का खतरा है। अब प्रचंड बहुमत हो तो और खतरा है। अब देख लीजिए क्या चल रहा है। एक वॉइस ऑफ अमेरिका को बाबा साहब ने इंटरव्यू दिया था, भारत में लोकतंत्र के लिए संभावनाएं, और एक भाषण है उनका नागपुर का। उस भाषण में कह रहे हैं कि भारत में हर चीज जाति से डिसाइड होता है, इसलिए यहां डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। माइनॉरिटी के बारे में चर्चा हुई। मैं एक कंफ्यूजन में खास तौर से दलित समुदाय को मैं दूर करता हूं कि माइनॉरिटी मतलब खाली मुसलमान सिख ईसाई नहीं है। माइनॉरिटी बाबा साहब की जिंदगी लग गई है साबित करने में, तभी रिजर्वेशन मिला दलितों को कि हम लोग भी माइनॉरिटी हैं, हम लोग माइनॉरिटी हैं। और इसी के आधार पर 1942 में जब वो वायसराय को अपना मेमोरेंडम देते हैं तो कहते हैं कि जैसे पारसी, मुसलमान, सिख, ईसाई माइनॉरिटी है, वैसे हम भी माइनॉरिटी, इसी आधार पर रिजर्वेशन लागू। पता नहीं बाद में लोग बहुजन सर्वजन सब बना दिया, सब गायब हो गया, जो मिला था गायब। जो मिला इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, इस रिपब्लिक से, वो सब गायब। हम जैसे लोग चुप भी रह सकते थे, क्या ठीक ठाक सैलरी मिल ही रही है, घर है दिल्ली में, सरकारी बंगला है। लेकिन शायद जब इतिहास लिखा जाएगा ना, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जब प्रोटेस्ट लिखा जाएगा, देश में आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा, तो कहीं फुटनोट में हमारा नाम भी होगा, भागने वाले कायरों में नहीं होगा। नहीं तो पीढ़ियां कोसेंगी, पीढ़ियां कोसेंगी कि जब ये सब देश में हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे। तो इसलिए बोलना जरूरी है। सबसे बड़ा राइट क्या था कॉन्स्टिट्यूशन में? वो था वोट का अधिकार। और जिस आर्टिकल का मैंने जिक्र किया, आरएसएस के ऑर्गेनाइजर का, बात करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब 25 नवंबर को संविधान सौंपा गया तो उसके महज 4 दिन बाद आरएसएस का एक एडिटोरियल आता है ऑर्गेनाइजर, और एडिटोरियल में सीधा सीधा कहा गया कि मनुस्मृति हमारा संविधान है, इस संविधान में भारतीयता कुछ भी नहीं। तो और 12 दिसंबर 1949 12 दिसंबर को रामलीला ग्राउंड में रैली, और अंबेडकर और नेहरू दोनों के पुतले तोड़े गए, दोनों के पुतले तोड़े गए। अंबेडकर नेहरू में अपने सैद्धांतिक मतभेद थे, लेकिन दोनों एक मॉडर्न इंडिया बनाना चाहते थे, वो मनुस्मृति वाला देश नहीं बनाना चाहते। तो बहरहाल आज ये किताब भी है, मैंने छापा है, इसमें अम्बेडकर के धर्मांतरण के ऊपर, और इंट्रोडक्शन में भी मैंने एक बात लिखी है, पहलाई गई कि भारत में सदियों से धर्मांतरण होता रहा है। पहला धर्मांतरण गौतम बुद्ध का ही था, पहला धर्मांतरण बुद्ध का ही था, और एक 20वीं सदी में ये बड़ा मुद्दा बनता है जब डॉक्टर अंबेडकर ने यौवन में 1935 में ये घोषणा की कि मैं हिंदू पैदा हुआ जरूर,
लेकिन हिंदू मनु का नहीं। तो आजकल धर्मांतरण को लेकर बहुत कड़े नियम बनाए जा रहे हैं। अगर कोई सिख, मुसलमान, ईसाई हिंदू धर्म में आ जाए वापस, तो कहते हैं घर वापसी हो रही है। और कोई इधर से उधर चला जाए तो उसको डंडे पड़ते हैं। लेकिन एक आइडिया है मेरे पास, जितने ट्राइबल और दलित लोग हैं, बैकवर्ड लोग, सबके क्या बोलते हैं, देवकुल, सबके इष्ट देव इन लोगों ने कब्जा किया। घर वापसी कराइए अपने अपने देवताओं को, अपने अपने देवताओं को। छत्तीसगढ़ में हूँ इसलिए मैं, और पिछली बार 4 साल पहले आया तो जाते जाते FIR हुआ, गिरफ्तार भी हुआ। तो अपने अपने देव, बाबा साहब की कुल देवी थी भवानी। तो 27-28 तक वो 27-28 तक वो अपने लेटर पैड में जय भवानी लिखते थे। 27-28 तो आपके भी कुल देवता होगा जिसको किसी ने कब्जा करके बैठा हुआ, जाके देखिए बहुत बिहार तमाम सब कोई किसने कब्जा किया हुआ। पूरा छत्तीसगढ़ बहुत था। सिरपुर में हम लोग कई बार गए हैं, जो एक्सकवेशन हुआ है वहां पर, वो पूरा बुद्धिस्ट साइट है और हर जगह टेम्पल बना दिया है। रामेश्वरम धाम, जिसको शैतान बोल के चम्मच लगाते हैं, वो और नहीं बुद्ध है। तो ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए बुद्धिस्ट भी हिंदू हो, जब राइट देना होता है हिंदू नहीं। तो ये काम आप लोग शुरू कर दीजिए, घर वापसी का काम इसी से बहुत कमेंट में जुड़ जाएगा। घर वापसी कराइए अपने अपने देवताओं। तो आइए RSS पर आते हैं। औरंगजेब से तो बहुत नफरत है। औरंगजेब के मनसबदार जो थे उसमें 33% से 19% तक हिंदू थे। उनका राजा, उनका जो पूरा फाइनेंस मिनिस्टर था वो हिंदू था। ये नहीं बताएंगे, सारे राज में सब पैदल है। मुसलमान राज में भी उनके दरबारी, कभी उनके दरबारी पता कर लीजिए। क्रिश्चियन पीरियड में सबसे ज्यादा अंग्रेजी एजुकेशन का फायदा किसने किया, ये देख लीजिए। और आप लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं अपने अंग्रेजी वाले स्कूल में, है ना, उसी का कीमत अब चुका है। ज्यादा हॉस्पिटल में और स्कूल में ज्यादा पढ़ाया। तो RSS नहीं, आखिर ये 100 साल में ऑलमोस्ट देखिए, संविधान खत्म होने की घोषणा नहीं हुई संविधान। इस 100 साल में कैसे यहां तक हिंदू राष्ट्र की तहरीर है। हिंदू राष्ट्र क्या है, संविधान का कार्य है, उसके प्रावधानों को, प्रोविजंस का अपडेट कर दीजिए। जब जब इलेक्शन होगा तब तक मुस्लिमों से खतरा बना था। अरे सारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर सारे मिनिस्टर, सारे टॉप पोजीशंस, डिफेंस, सब कुछ तो सभी नहीं बैठा हुआ है। किससे डर लगता है? इतना कायम नहीं होना चाहिए। तो RSS इस यात्रा का कैसे है? देखिए, RSS का कोई मेंबरशिप नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि बुद्धिस्ट बनने के लिए कोई रिचुअल नहीं, तो एक आदमी बुद्धिस्ट ही बन जाता है और तुरंत फिर हिंदू बन जाता है। तो इसका कोई मेंबरशिप नहीं है, इसलिए कहां स्लीपर से इस तरह काम है। कांग्रेस पार्टी से मैं सार्वजनिक रूप से ये बात कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ तभी मैंने कहा है बात। एक गलती आपसे हुई है जिसका नुकसान पूरा देश से कर रहा है। जब आप पावर में थे तो आपने आइडेंटिफाई नहीं किया। आपके बघेल साहब मुख्यमंत्री थे, हमने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, 5 साल लोग याद नहीं आए।
अभी पटना में हुए थे इलेक्शन, मैंने कहा कि आपके आसपास आरएसएस के लोग सब गिने हुए थे, तो ये कहां फिट हो जाएगा आपको पता है। डर के मारे मेंबरशिप नहीं बना, लेकिन अब आइडेंटिफाई हो गया है कौन कौन है, तो गलती है जब आपको पता ही था कि ये गड़बड़ है। बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आरएसएस और हिंदू महासभा से हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा, स्पष्ट रूप से लिखा। फिर दलित लोग वहां क्या कर रहा है, बाबा साहब का नाम लेकर सीधा उलट काम कर रहा है। बाबा साहब का नाम लिया रहा है, अठावले मिनिस्टर है, माजी जी मिनिस्टर है उधर, पासवान निशा बाबा साहब नहीं कहा था कि लिखा था कि देश के लिए अभिशाप होगा। कभी इसलिए मैंने कई बार कहा है, कई सार्वजनिक मंचों पे कहा है कि तथाकथित अम्बेडकरवादियों और तथाकथित समाजवादियों के कंधे पर चढ़ के आ रहे हैं। मैं तो कई बार कहता हूं कि मेरा भाई भी खड़ा होगा तो उसको हराने के लिए कैंपेन करें, कन्विक्शन ये होना चाहिए। आपके वैचारिक शत्रु कौन है यही पता नहीं, कैसे हो? देखिए भारत की मिट्टी जो है ना मूलतः फंडामेंटली अनडेमोक्रेटिक, फंडामेंटली अनडेमोक्रेटिक। उस किताब में देखे तो उसने लिखा कि बुद्धिस्ट संघ था उसमें डेमोक्रेसी ना, पूरा बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स से पूरा पाटन में बाबा साहब का नेपाल उसमें डेमोक्रेसी था। बाबा साहब के संविधान सभा में जितने लोग थे कोशिश कर रहे थे कि हम डेमोक्रेसी की ओर जाए, आरएसएस नहीं कोशिश कर रहा, आरएसएस दूसरा में से हिंदू राष्ट्र बनाने का चाहता है। हिंदू राष्ट्र का मतलब नहीं है कि आप हिंदू हैं तो आपको राजनीति मिलेगा। मैं तो कई बार कह चुका हूं कि हम दलित समाज को एड्रेस नहीं करते, हम चलिए ब्राह्मण समाज से टॉप है लीडर अगुआ है समाज का, उन्हीं को ज्यादा शौक चढ़ा पाता है हिंदू राष्ट्र बनाने का ना। आप असेसमेंट करो 50 से 26 जनवरी 1950 90 तक 40 वर्ष कितने पब्लिक सेक्टर यूनिट बने, कितने यूनिवर्सिटी आईआईटीज कॉलेजेस शोध संस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट इसरो एम्स आईआईटीज आईआईएम्स सैकड़ों यूनिवर्सिटीज इग्नू जवाहर नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय सबसे ज्यादा कौन पढ़ता था कौन नौकरी ये बताइए। सबसे ज्यादा पब्लिक सेक्टर का यूनिट जो मजा है सबसे ज्यादा आनंद कहीं चले जाते यूनिवर्सिटी के विश्रादी पांडे मेरी प्रोफेसर वाइस चांसलर साहब किसी भी सेक्रेटरीट को दूसरे साहब वही मिल गया। द इंडियन रिपब्लिक और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे ज्यादा लाभ आपने हिंदू राष्ट्र बनाने का जो चक्कर में सबसे ज्यादा नुकसान भी आपने किया। जब सोच के देखिए अब मुझे बिहार से ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने मुझे बुलाया कि आप हमें एड्रेस कीजिए। पब्लिक सेक्टर यूनिट फ्री एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन नौकरी जॉब पेंशन सेक्युलर मॉडर्न ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर ने इंस्टीट्यूशन क्रिएट पंडित नेहरू अटल बिहारी वाजपेयी आए द राइटिस्ट कम्युनल एंड प्रो कैपिटलिस्ट उन्होंने तीनों छीनी उन्होंने कहा आइए पंडित जी आपका भी स्वागत है सुलभ इंटरनेशनल में आपको काम करना पड़ा मजदूरी आपको भी करना पड़ा अडानी के यहाँ जाएंगे तो बंगल व्यवस्था इंसान में थोड़ी सैलरी मिले पब्लिक सेक्टर में 4 लाख ले रहे थे वहां 50,000 रुपए
3 इंपॉर्टेंट मार्कर में मांगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन डेमोक्रेसी, कितना वोटिंग राइट के लिए 3, इसलिए मैंने कहा कि इसी से मॉडर्न इंडिया बना। पाकिस्तान बम गोली बना रहा था, नेहरू जी IIT खोल रहे थे। मैंने तो एक बार कहा कि इंदिरा गांधी को उस दिन और इमरजेंसी लगा के करना चाहिए। ये पूरा इंडियन स्टेट के अगर पहला coup था वो भाई, बैंक का नक्सलाइजेशन, प्रीमियम पॉइंट्स खत्म करना, लैंड सीलिंग, ये सब लगा। तो बैंक का नक्सलाइजेशन हुआ तो उसका फायदा से मुझे थोड़ी हुआ। पंडित जी ज्यादा नौकरी कर रहे थे, उससे रेसिडेंसी थोड़ा रिजर्वेशन से चला गया, वही बैकलॉग भी रहता है। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट का निर्माण मैं समझता हूं कि एक लैंडमार्क था भारत के इतिहास में। उसी से पूरा मिडिल क्लास बना, उसी से बना, और उसको ये लोग खत्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इन्हीं सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़कर रतन लाल जैसे लोग आ रहे हैं तो इनको सवाल खड़े कर रहे हैं, इसलिए पब्लिक सेक्टर ही खत्म। उसी यूनिट से आ रहे हैं लोग, सरकारी स्कूल से पढ़ के नीचे हुए लोग। तो इसीलिए RSS के निशाने पर दिए इंस्टीट्यूशंस। भाई कांग्रेस की सरकार की तभी हम लोग विरोध करते थे, हमारा काम है, तीसरा काम है क्रिटिक करना। लेकिन इतना उस समय क्रिटिक नहीं होता था कि FIR हो जाएगा, जेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नथिंग। कोई रूटीन काम रूटीन तरीके से होता। लेकिन इनका तो पूरा मोड सपोर्टी है, जो पूरी स्ट्रेटजी है, वो एग्री विद अस और गो टुगेदर। डेमोक्रेसी में इनकी विश्वास ही नहीं है। 26 नवंबर के भाषण में बाबा साहब ने कहा था कि जातियां घातक होती है, जातियां घातक है, जातियां राष्ट्र विरोधी होती है, जातियां राष्ट्र विरोधी होती है। ये खत्म करने की जिम्मेदारी किनकी थी? बाबा साहब ने उसी भाषण में कहा कि मिट्टी मूलतः अलग काम नहीं है, तानाशाही का पनपने का खतरा है, अब प्रचंड बहुमत तो और खतरा है। देख लीजिए क्या चल रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका को बाबा साहब ने इंटरव्यू दिया, भारत में लोकतंत्र की एक संभावनाएं, और एक भाषण उनका नागपुर का। उस भाषण में कहते हैं कि भारत में हर चीज जाति से डिसाइड होता है, इसलिए यहां डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। माइनॉरिटी के बारे में चर्चा हुई। मैं एक कंफ्यूजन में खास तौर से दलित समुदाय को दूर करता हूं कि माइनॉरिटी मतलब खाली मुसलमान सिख ईसाई नहीं है। माइनॉरिटी बाबा साहब की जिंदगी लग गई ये साबित करने में तभी रिजर्वेशन मिला दलितों को कि हम लोग भी माइनॉरिटी हैं, हम लोग माइनॉरिटी हैं। और इसी के आधार पर 1942 में जब वो वायसराय को अपना मेमोरेंडम देते हैं तो कहते हैं कि जैसे पारसी, मुसलमान, सिख, ईसाई माइनॉरिटी है, वैसे हम भी माइनॉरिटी, इसी आधार पर रिजर्वेशन लागू। पता नहीं बाद में लोग बहुजन सर्जन सब बना था, सब गायब हो गए, लोग मिलकर गायब। जो मिला इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, इस रिपब्लिक से, वो सब गायब। हम जैसे लोग चुप नहीं रह सकते, ठीक ठाक सैलरी मिली नहीं, घर नहीं, दिल्ली सरकारी बंगला, लेकिन शायद जब इतिहास लिखा जाएगा ना तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जब इंटरेस्ट लिखा जाएगा, देश में आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा, कहीं फुटनोट में हमारा नाम मिलेगा, बाद में वाले का नहीं होगा।
ये तो पीढ़ियां कोशिश कि जब ये सब देखना होगा तो आप क्या कर रहे हैं, तो इसलिए बोलना जरूरी है। सबसे बड़ा फैक्ट क्या था, वो था वोट का अधिकार। और जिस आर्टिकल का मैंने जिक्र किया आरएसएस ऑर्गेनाइजर का, उसी आर्टिकल में ये बात लिखा हुआ है कि जो एडल्ट फ्रेंचाइजी है वयस्क मताधिकार, इससे हम बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, उसमें भी गड़बड़ है। तो जिस संगठन को एडल्ट फ्रेंचाइजी देने में प्रॉब्लम हो तो आपका वोट कैसे रहेगा, ये बताइए। सबसे बड़ा अधिकार वोट, और ये जर्नी शुरू हो रही है 1919 में। वहां से साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट करते करते सब यात्रा है संविधान की, एक दिन में नहीं बना है। उसमें बहुत लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है, बहुत लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है, और उसको आरएसएस शुरू से कह रहा है कि हमको वयस्क मताधिकार से बहुत लाभ नहीं, उम्मीद नहीं करते, हमें मनुस्मृति चाहिए, हमें ये संविधान का मेल नहीं लगता। तो जिनको वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं थे, जो संविधान के पक्ष में नहीं थे, वो आज हुकूमत में है। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वो संविधान लागू हो? शो मी योर फेस, आई शो यू द रूल्स। अपना जात धर्म दिखाइए, उसके हिसाब से काम चलेगा। तो माइनॉरिटी को लेकर जो संसद में जो संविधान सभा में भाषण है 4 नवंबर 1948, और मैंने थोड़ी छापा, ये भारत सरकार का ही छापा हुआ है, मैं 2-4 पढ़ता हूं। लिख रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को दिए गए छूट के प्रबंधों के कारण मसौदा संविधान की आलोचना की जा रही है। अल्पसंख्यकों को सहूलियत देने का जो निर्णय संविधान सभा द्वारा लिया गया और जिस पर अमल किया जा रहा है, मेरी राय में बहुत सही है। इस बारे में मेरे मन में बिल्कुल संदेह है। इस देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों ने गलत रास्ता अपनाया है। अल्पसंख्यकों को अस्तित्व को नकारना बहुसंख्यकों की गलती, बड़ी गलती, और अल्पसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यक वाद को सीधे से लगाए रखना, उसे चिरस्थायी बनाने की कोशिश करना, ये भी गलत है। जिंदगी भर गुण है। दोनों उद्देश्य साध्य हो सके ऐसे उपाय ढूंढना जरूरी है। इस दिशा में आगे बढ़ने की शुरुआत के तौर पर अल्पसंख्यकों का अस्तित्व मानना ही पड़ेगा। मानना ही धर्मांतरण की भावना को बल देकर अल्पसंख्यकों को दी जा रही सहूलियतों का विरोध करने वालों से मैं 2 बातें बताना चाहता हूं कि पहली बात यह कि अल्पसंख्यक एक विस्फोटक शक्ति होती है। इसका विस्फोट होने से पूरे राज्य के बिखर जाने का खतरा होता है। यूरोप का इतिहास इसी प्रकार की भरपूर और भयानक वास्तविक घटनाओं का प्रत्यक्ष गवाह है। दूसरी बात यह है कि भारत के अल्पसंख्यकों ने अपना अस्तित्व बहुसंख्यकों के हाथों से अपना स्वीकार किया। मुसलमानों ने मुसलमान को नेता नहीं माना, हिंदुओं को नेता माना। आयरलैंड का विभाजन टालने के लिए किए गए लेन देन के इतिहास में रेडमंड ने कार्सन से कहा था कि प्रोटेस्टेंट अल्पसंख्यकों के लिए आपको जो चाहिए सहूलियतें मान लीजिए, लेकिन आयरलैंड को एक रहने दीजिए। तब कार्सन ने उन्हें जवाब दिया था, आपके द्वारा दी जाने वाली सहूलियत को चूल्हे में जोड़ें। हमें यह बिल्कुल मंजूर नहीं कि आप हम पर राज करें। भारत के किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय ने ऐसी भूमिका नहीं निभाई। वो अपने मर्जी से यहाँ जबरदस्ती नहीं रहे। हमें यहाँ बिल्कुल ऐसी
ऐसी भूमिका नहीं हुआ। और इस प्रकार के जातीयवादी मौसमों का राज्य अल्पसंख्यकों द्वारा निष्ठा के साथ स्वीकार किया गया, इसलिए अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव न करना अपना कर्तव्य है। इसका एहसास बहुसंख्यकों को मेजोरिटी को रखना हो। अल्पसंख्यकवाद टिका रहे या इकसार हो, यह बहुसंख्यकों के बर्ताव पर निर्भर करेगा। अल्पसंख्यकों के विरोध में भेदभाव की आदत बहुसंख्यक जिस दिन छोड़ेंगे तो संघ से अल्पसंख्यकों के अस्तित्व का कोई कारण नहीं बचेगा, वे एक साथ हो जाएगा। तो जो टॉप पोजीशन पे है, जो टॉप पोजीशन को उनकी जिम्मेदारी है ना कि वो माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करे। 2-4 लाइनों में सुनाता हूं। देखिए, संविधान बाबा साहब ने क्या बोलते हैं, संवैधानिक नैतिकता की बात, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कानून के नजर में एक होना एक बात है, लेकिन प्रशासन और शासन की नजर में एक होना दूसरी बात है। कानून में तो सब बराबर है, लेकिन थानेदार के पास हम जाएंगे, नहीं लिखेगा, कोई और जाएगा उसका लिख देगा। डीएम के पास जाएंगे तो किसका टोपी पहनना है उसी हिसाब से काम करेंगे। तो संविधान तो इररिलेवेंट हो गया। संविधान कहता है कि हम सब जा सकते हैं, लेकिन डीएम नहीं काम कर रहा तो बाबा साहब कह रहे हैं कोई भी संविधान परिपूर्ण नहीं होता, इवॉल्व करना है, इवॉल्व करता है ग्रेजुअली। और मसौदा संविधान अधिक अच्छा करने के उद्देश्य से मसौदा समिति कुछ सुधारों का सुझाव रखने वाले, लेकिन प्रांतीय विधानसभा में हुई चर्चा से मुझे यह कहने का ऐसा साहस दिया कि मसौदा समिति द्वारा तैयार किया गया संविधान शुरुआत के तौर पर इस देश के लिए निश्चित रूप से अच्छा है। मेरी राय में वो व्यवहारिक है, लचीला है और देश शांति और युद्ध जनित स्थितियों में एक सूत्र में बांधने रखने के लिए समर्थ है, बांधे रखने के लिए समर्थ है। मैं कहता हूं कि सचमुच नए संविधान के अंतर्गत अगर कुछ गलतियां रह गई तो उसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान गलत है, बल्कि हमें कहना पड़ेगा कि इंसानी वही 26 नंबर वाले भाषण में, ये 4 अक्टूबर 1948 का है, 1 साल बाद बाबा साहब कहते हैं कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता, लागू करने वाले लोग कैसे हैं, उसकी प्रकृति कैसे है, इस बात पर डिपेंड करता है कि संविधान अच्छा होगा या बुरा। संविधान अच्छा है, लागू करने वाले दूर हैं, तो संविधान खराब क्यों है? संविधान करने वाले लागू करने वाले का इंटेंशन सही है, संविधान अच्छा। तो मेरे कहने का मतलब ये कि जाति और लोकतंत्र साथ साथ नहीं चलते। दूसरे अमेरिका वाले इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हर जगह जाति देख के लोग वोट करते हैं, जाति देख के हर चीज तय होती है। आप बिजनेस में जाओ वहां जाति चलता है, डांस में जाओ वहां जाति चलता है, इंडस्ट्री में जाओ वहां जाति चलता है। और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इसी इंटरव्यू का पार्ट कि आप दान धर्म में जाइए, एक आध अपवादों को छोड़ दें तो भारत में सभी तरह के दान सांप्रदायिक हैं। यदि कोई पारसी मरता है तो अपना धन पारसी लोगों के लिए छोड़ जाता है, यदि कोई जैन मरता है तो अपना जैनों के लिए छोड़ जाता है, कोई मारवाड़ी मर जाता है तो अपना धन मारवाड़ियों के लिए छोड़ जाता है, यदि कोई ब्राह्मण मरता है तो अपना धन ब्राह्मणों के लिए छोड़ जाता है। इस प्रकार जितने डिप्राइव्ड सेक्शन है उसको हर जगह से बाहर रखा जाता है। एजुकेशन, व्यापार, बिजनेस नहीं करते। आप बिजनेस करोगे लाइसेंस नहीं मिलेगा, बिजली का मीटर का नहीं लगेगा, सब टेक्नोलॉजी अपनाता है। तो दोस्तों मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि संविधान लागू हो गया, संविधान आ गया, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं।
ये अभी मैच्योर होना था, लेकिन इस संविधान पे, इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, इंडियन रिपब्लिक पर ये तथाकथित हिंदू राष्ट्रवादियों ने हमला कर दिया, जैसे एटम बम से हमला होता है। मतलब 26 नवंबर 2015 का मोदी जी का भाषण आप पढ़िए। संविधान में हमारा धर्म ग्रंथ नहीं पाया, तो संविधान धीरे धीरे आपके सामने से चीजें बदल रही है और आपको लग रहा है कुछ नहीं हुआ। नोटबंदी हो गया, करेंसी बदल गया, ये सब सिम्टम है। पार्लियामेंट, नया पार्लियामेंट बन गया, तानाशाही के आने के सब सिम्टम्स है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, बाबा साहब बर्मा में भाषण दे रहे थे बुद्धिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया में, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने पार्लियामेंट में मुद्रा पर, ध्वज पर, सब जगह बुद्धिस्ट प्रतीकों को लगाया, अशोक चक्र, तमाम, और किसी ने हमारा विरोध नहीं किया। और देखिए आपको सिंबल आ गया, सिंबल इसे सिंबल ऑफ मोनार्की, चोर पीरियड को चलता था। आपने देखा था नए पार्लियामेंट में उद्घाटन में सिंबल लेके चल रहे थे। तो अभी जो हुक्मरान है उनसे अगर आप सोचेंगे कि संविधान बच जाएगा तो ये उनकी गलती नहीं है। कानून नहीं बदल, कानून नहीं बदल। तो सबसे पहला काम, सेकुलर अगर बनिए तो सही में सेकुलर, आधा इधर आधा उधर दिमाग नहीं। हमको आरएसएस और बीजेपी से संविधान बचाना है, और इसके लिए डेमोक्रेसी में वोट इंपॉर्टेंट है। अभी चल रहा है ना, वोट कठिन चल रहा है, ऐसा ही वोट इंपॉर्टेंट, उसी से राजा बन गया, वही डंडी मारा जा रहा है चीज। इसलिए जब भी इलेक्शन हो, इतना पल में वोट डालिए, इतना पल में वोट डालिए, कितना भी हेरा फेरी करी तो हट जाए। पहला काम है इनको पावर से आउट करना, उसके बाद जो आएगा उनसे ही सारा बता करेंगे। तो आज से अगर वाकई खाली गाना नहीं गाना है, इलेक्शन के दिन तो समझ लीजिए, मैंने कहा कि अगर मेरा भाई भी बीजेपी से लड़ेगा तो मैं अपना खर्चा करके जाऊंगा, उसके आपसे लड़ेगा, ये समझ। इसलिए आने वाले चुनाव में इनको आउट कीजिए। 29 में लोकसभा, हम लोग तो कीमत चुका रहे हैं ना, ऐसा बोलने का कीमत चुका रहे हैं, कोई बात नहीं, मिला भी इसी देश में, इसी में कीमत भी चुका लेंगे। तो जाइए, लग जाइए, पूरा पहले को पावर से आउट कीजिए, तभी बचेगा, बाद में दूसरा दूसरों को बाद में देगा। शुक्रिया, जय हिंद।